नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नए खतरे की। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में भी पहुंच गया है। देश में इसके पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक की उम्र 46 और दूसरे की 66 साल है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका है। यह डेल्टा से 5 गुना तेजी से ज्यादा संक्रमण फैलाता है। अब तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की बनाई 37 लैब में संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग विदेशी हैं। ये 11 और 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे। इनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। भार्गव ने कहा कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद जरूरी है। इसमें संक्रमित सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नोट नहीं किए गए हैं। WHO इस पर स्टडी कर रहा है। लव अग्रवाल ने बताया कि 1 महीने से देश में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। चिंता की बात यह है कि 15 जिलों में अब भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। 18 जिलों में यह रेट 5 से 10% बनी हुई है। केरल और महाराष्ट्र की बात करें तो यही 2 ऐसे राज्य हैं जहां 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश के 55% से ज्यादा केस यही हैं। उन्होंने बताया कि 49% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। देश में अभी कोरोना के 99,763 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 9,765 नए मामले सामने आए हैं। देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है। और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओवरऑल लास्ट वीक की अगर हम केस पॉजिटिविटी देखें तो पाते हैं वह घटते घटते अराउंड 0.89% के करीब है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 9,765 केसेस नोट किए गए हैं और पिछले 1 महीने में कंसिस्टेंटली इस नंबर में एक बहुत अधिक तो नहीं लेकिन कमी नोट की गई है। जहां 11,000 केसेस हमारे 1 नवंबर को नोट हुए थे, अब वह संख्या घटकर 9,765 के करीब रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है राजनीति से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर जब पार्टी पिछले 10 वर्षों में 90% से ज्यादा चुनाव हार गई। उन्होंने ट्वीट करते लिखा कि एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस विचार और जगह का प्रतिनिधित्व करती है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 साल में 90% से ज्यादा चुनाव हार गई हो। विपक्ष के नेतृत्व का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दें।
और इस खबर को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, प्रशांत किशोर का कोई भी बयान जब आता है सामने तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक विश्लेषण होता है, एक सर्वे होता है, और उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा है अब तक, जिस अनुभव का उन्होंने चाहे हम टीएमसी की बात करें, बीजेपी की बात करें, उन और जेडीयू की बात करें, उन सभी को उन्होंने अपना फायदा पहुंचाया है। उनका ये बयान राजनीतिक जमीन पर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्या, जबकि कांग्रेस के लिए वो एक सलाहकार के तौर पर काफी लंबे समय से काम कर रखे गए, इस सलाह के बाद कांग्रेस में कोई आमूलचूल बदलाव या फिर उसमें जो अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर आपको लगता है कि कोई सुझाव के तौर पर इस बात को लेगा? देखिए प्रभात, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की बात है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, और इससे कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने भी इसी तरह से कहा था। लेकिन देखिए, ये विपक्ष जब एकजुटता की बात कर रहा है और उस समय अगर ये बयान आते हैं, अगर अंदर खाने में चीजें रहती हैं तो ज्यादा ठीक रहता है। लेकिन खैर, प्रशांत किशोर हैं, बेबाक बात भी करते हैं वो। उन्होंने जो कांग्रेस की खामियां और कमजोरियां जो पहले बताई थी उस पर कांग्रेस को गौर करना चाहिए। लेकिन यूपीए के लिए महत्वपूर्ण, अगर कांग्रेस नहीं होगी तो यूपीए के लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। हालांकि ममता बनर्जी अपना कुनबा बढ़ा रही हैं, उनकी राज्यों के अंदर जो उपस्थिति है उसमें इजाफा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें, गोवा में और भी जगह जैसे उनको लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी भी मोदी को उस तरह से चुनौती दे पाएंगी। देखिए, अभी जो इमेज है उनकी पार्टी की वो एक क्षेत्रीय दल के रूप में है, और अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि वो उस तरह से कुछ कर पाएंगी। क्योंकि अगर आप मोदी को हराना चाह रहे हैं या बीजेपी को आप हराना चाह रहे हैं 2024 में, तो उसके लिए आपको एक रणनीतिक साझेदारी तो करनी ही होगी। और ये बिल्कुल, ये बात भी सही है कि कांग्रेस को जब 10 साल में 90% चुनाव हार चुके हैं तो उस पर अपना मंथन करना चाहिए। कहा तो ये जाता है कि हर चुनाव के बाद में मंथन किया जा रहा है, कार्य समिति बैठेगी या फिर सीडब्ल्यूसी के अंदर गहन चर्चा होगी, लेकिन पता नहीं चर्चा हो पाती है कि नहीं हो पाती है। कांग्रेस अभी तक उस रूट लाइन से बाहर निकल नहीं पा रही है। इस वजह से प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई, अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी आज उस पोजीशन में आ गई है जो कांग्रेस थी, और आजादी के 40 साल बाद तक कांग्रेस ही देश के सामने एक प्रासंगिक की तरह बनी हुई थी, उसी रूप में आज बीजेपी चली गई है। तो अगर आपको बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की कमजोरियां आपको पकड़नी होगी। आप अपनी कमजोरियां पहले शेयर कर रहे हैं उनके साथ में, तो आप अपनी उनकी कमजोरियां देखिए, उनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, आपको उस पर गहन चिंतन होना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ भी जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये कल्चर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तभी प्रशांत किशोर ने ये बात कही है। और अगर फूट जो है इनके आपसी, यूपीए बने या फिर दूसरा कोई गठबंधन बने, अगर 2024 के मुकाबले के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक साथ तो एक जाजम पे आना ही होगा। और अगर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा दे रहे हैं, और आगे आने वाला जो चुनाव होगा वो कुछ अलग बदलाव के साथ आएगा। तो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हो या फिर उस गठबंधन के रूप में हो, आप तभी आप सफल हो पाएंगे जब सामने वाले की कमजोरी आप तलाश लेंगे और उनसे लड़ने की ताकत आप में पैदा कर लेंगे। जी योगेंद्र जी, एक और चीज, प्रशांत किशोर ने जो सर्वे किया है, जो उनका विश्लेषण रहा है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि पिछले 10 साल में 90% से ज्यादा चुनाव हारी जरूर है कांग्रेस, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो विचार और जिस जगह का वो प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है वो वाकई महत्वपूर्ण है, यानी कि वो तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें इन सबसे ऊपर एक सवाल ये इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी बात को एक तो उस मंच पर कहना जहां तक उसको पार्टी का आंतरिक मंच कहा जाए, मसलन एआईसीसी में इस बात को कहा भी होगा, लेकिन अब जबकि उन्होंने ट्विटर पर इस बात को शेयर किया है, तो आपको नहीं लगता कि अब इस बात को कहने के बाद जो रिएक्शन होगा कांग्रेस का वो अप्रत्याशित हो सकता है? क्योंकि सार्वजनिक मंच पर उन्होंने ये बात और ये अपना विश्लेषण सामने रखा है, विपक्ष दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको भी एक बड़ा मौका उन्होंने दे दिया है। देखिए, कपिल सिब्बल की ओर हमें थोड़ा जाना होगा। उन्होंने एक बात कही है इस ट्वीट के बाद में, उनका यह कहना था कि बिना कांग्रेस के यूपीए उसी तरह से होगा कि जिसमें बिना साहस के, यानी कि आप में सांस नहीं है और आप शरीर को लिए घूम रहे हैं, उस तरह से आपका एक वो होगा। तो कांग्रेस के बिना यूपीए नहीं हो सकती ये, लेकिन कांग्रेस को भी समझना होगा कि आप यूपीए की लीडरशिप की आप में ताकत होनी चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि आपके पास में सीटें हैं नहीं और आप ये दम भरें कि नहीं यूपीए की लीडरशिप तो हमारे हाथ में होगी, वो बिल्कुल नहीं हो सकती।
आपके पास में सामने वाले को दिखाने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, आपके पास में वो ताकत होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा। और प्रभात, जो आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तारीफ कर रहे हैं, उसकी वजह यही है, आज भी यूपीए के जो घटक दल हैं उनके अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट्स में उनके वर्कर्स हो सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है, उनके जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के आज भी इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि देश भर में उनके नाम लेने वाले हैं, उनके नारे लगाने वाले हैं, उनको के लिए ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। सफलता एक अलग बात है, लेकिन आपके पास में जो उपस्थिति होती है कार्यकर्ताओं की, वो जितने दल अभी दिखाई दे रहे हैं जो यूपीए के एक घटक दल के रूप में, उनमें सर्वाधिक रूप से अगर देखें तो कांग्रेस के पास में आज भी वो जनाधार है जिसके लिए दूसरी पार्टियों को अभी लड़ना होगा। विपक्ष की पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजिकली अगर सही तरीके से चले कांग्रेस, तो उनका अपना वजूद बन सकता है। आगाह कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी कमजोरी को उन्हें एहसास करा रहे हैं, वो आलोचना नहीं कर रहे हैं, और जब तारीफ की बात है वो तारीफ भी कर रहे हैं। जी प्रभात। बिल्कुल योगेंद्र जी, और ये जो बात कही गई है, ये एक ऐसे दौर में बात कही गई है जब कार्यकारी अध्यक्ष अब सिर्फ कांग्रेस के पास अभी पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है, और आने वाले वक्त के लिए अगर इस बात को गंभीरता से लेती है कांग्रेस, तो आने वाले वक्त में इतना उनके पास समय होगा कि वो अपना जो भी आमूलचूल बदलाव इस सलाह की बात करें, तो जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उनके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण वक्त जो चूज किया है इस ट्वीट को करने के लिए, इसको अगर सही तरीके से सलाह के तौर पर लिया जाता है तो काफी कुछ कांग्रेस में बदलाव हो सकता है और वो और ज्यादा मजबूत हो सकती है। निश्चित रूप से। देखिए प्रभात, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आए दिन हम ये बात सुनते हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, या फिर कांग्रेस के और कोई कद्दावर नेता हो, या फिर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हो, वो कहते हैं कि मीडिया वही दिखाता है जो ऊपर से तय किया जाता है। और ये बार बार दोहराई जाती है बात कि आप लोगों की गलती नहीं है। जैसे हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में होते हैं, वहां कहा जाता है कि आप लोगों को ऑनर्स जो हैं उन लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया जाता है कि आपको यही दिखाना है। अगर आपको मालूम है कि जो पिक्चर दुनिया देख रही है बीजेपी की या मोदी की वो नहीं है, तो आपको इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी का पता है। तो रियलिटी का पता है तो फिर वो आपको उसका फल क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है कि आप ये भी पता है कि उस कमजोरी को आप पकड़ रहे हैं। मीडिया के सामने आप सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं कि ये कुछ अलग है, जिस दिन बैलून फटेगा तो सारी चीजें आ जाएंगी। अरे भाई, आपको जब मालूम है कि कमजोर है केंद्र सरकार, इस ग्राउंड पे कमजोर है, फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं रणनीति में ही कमी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब ये देखना होगा कि जो भी प्रशांत किशोर की तरफ से ट्विटर के जरिए कहा गया है, कांग्रेस उसे किस तरीके से लेती है। रिएक्शंस आने लाजमी हैं, लेकिन इन रिएक्शन के बीच कांग्रेस यानी कि एआईसीसी वो अपने में क्या कोई बदलाव लाती है, और अगर बदलाव लाती है तो वो बदलाव कितना होता है और उसका आने वाले वक्त में कितना असर होगा, इस सलाह का कितना असर आने वाले वक्त में कांग्रेस पर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर जो हालात बने हैं उनको लेकर एक बैठक की और उसकी अध्यक्षता की। इससे पहले जवाद तूफान के चलते रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया, तो वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बंगाल की खाड़ी में आसन्न चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। इसके आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका है। आईएमडी ने ओडिशा के गजपति, गंजम, पुरी और जगत सिंहपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि मौसम
में जो बदलाव आया है जवाद तूफान की वजह से, वहां पर कुछ प्रदेशों में इसकी वजह से हालात विकट हुए हैं। करीब 95 ट्रेनों को इस जवाद में तूफान के चलते, जो तेज हवाएं चल रही हैं उनके चलते रद्द किया गया है। और किस तरह की तैयारियां सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जानी चाहिए और किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं, उनको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात से निपटने की तैयारियां हैं उनको लेकर समीक्षा के लिए एक उन्होंने भी बैठक की। कई राज्यों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए। फिलहाल बताया जा रहा है कि जवाद की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हो सकता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के पुमारका में मां शाकंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इनके साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की ससुराल है। उन्होंने मुरादाबाद के मंच से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंचे। यहां उन्होंने महरौनी विधानसभा क्षेत्र के वीरगांव में महाराजा खेत सिंह जूदेव खंगार की मूर्ति का अनावरण किया। अखिलेश के साथ सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी दिखे। अखिलेश के साथ वो मंच पर नजर आए। गिन्नौट बाग मैदान में अखिलेश ने विजय यात्रा को संबोधित किया। इस भूमि की अधिष्ठात्री देवी जब मां ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध कर असत्य पर सत्य की जीत कराई, तब उनको शाकंभरी के नाम से लोगों ने पूजना शुरू किया, जो शक्ति और संपन्नता दोनों की प्रतीक। आज यहां पर यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, एक आहुति और दी जाती है। मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में। वहां मैं एक महिला से मिली। उसने मुझे कहा कि मैं संघर्ष करके घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई वही समस्या, अगले घर में गई वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली उसी एक कॉलोनी में। सब ने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। नौजवान मेरे सामने आए, उन्होंने सबने कहा कि हमने पढ़ाई की है, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? जीत चढ़ाने गुजरते किसान, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? आपके लिए कुछ भला होगा? इसलिए किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, व्यापारी बर्बाद हुआ है, और जहां तो धर्म के खेल में उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल रहे हैं। इसलिए इस मौके पर आपसे कहने आए हैं। तो इन सभी खबरों के साथ बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।